की मृत्यु होती है, हत्या होती है, तो निश्चित रूप से ये क्राइम ही है। और इसके अलावा एक और आपको बयान याद होगा जी कि सिर्फ यहीं से शुरुआत नहीं होती है, जब जब लालू प्रसाद का नाम आता है तो जंगल राज की बात होने लगती है। जी। अब नीतीश कुमार के पास इसका जवाब क्या है और नीतीश कुमार इस जवाब को किस परिप्रेक्ष्य में लेंगे, किस तरह से लेंगे जी। क्योंकि नीतीश कुमार को यह फैसला लेना है कि वो आगे का चुनाव किस तरह से लड़ेंगे। जी बाबा। क्या वो मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए लड़ेंगे, शामिल होने के लिए। लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ विशेष होना है। विशेष ये होना है कि बिहार की राजनीति पर जो हम लोग लगातार अपडेट्स दे रहे हैं और जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, उस विश्लेषण से जुड़े हुए कई ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे की रणनीति बनाएगी। और उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी का जो मोटिव नजर आ रहा है वो साफ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यों को बिहार में भी एक एक व्यक्ति के पास माइक्रो लेवल पे पहुंचाया जाएगा। और उसके लिए कई तैयारियां हो रही हैं और कुछ तैयारियां तो ऐसी है ना कि मैं बताऊंगा अंत में, लास्ट में वो भी बताऊंगा। तो उन तैयारियों को आप जब सुनेंगे तो बड़ा विस्फोट आपको नजर आएगा। इतना बड़ा विस्फोट आईपी गुप्ता का और करीब 10-12% वोट जो है मुकेश सहनी का, ये अगर भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाता है तो एक प्लस पॉइंट होगा। और इसके अलावा भी एक बड़ा स्टेक जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है अपने हिडन एजेंडा है, उस एजेंडे पर भी हम आएंगे। बाबा अगली खबर है एनडीए घटक दल से ही जुड़ी हुई है, उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी हुई है। इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में है। बड़े समूह को सैकड़ों की संख्या में बड़े नेता जो हैं उस समाज के, जो कि वैश्य समाज का ही एक हिस्सा है, उसकी उपजातियां जो हैं उसको उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। और पार्टी ज्वाइन करके उन्होंने एक बड़ा झटका एक तरह से समझिए, क्योंकि ये वोटर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हुआ करते थे। और ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा ताकत दिखाई है और ये बताया कि अभी भी लोगों को हम पर भरोसा है। तो निश्चित रूप से देखने वाली बात ये होगी कि आगे वो इसको कैसे काउंट कार्यक्रम के बाद चिंता हो रही है, तकलीफ हो रही है। उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम इतना सफल नहीं हो पाते। बिल्कुल। निंदक नियरे राखिया आंगन कुटी छवाए वाली बात वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता रहे हैं कि अरुण भारती के ट्वीट के बाद 3 करोड़ वोट की बात आपने की। ये 3 करोड़ वोट की होड़ जो है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में लग गई। मैं बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम एक लाइन पे जो चल रही है वो लाइन है कि नीतीश कुमार के बिना हम बिहार में किस तरह से सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल। और इस रास्ते में जब वो आगे बढ़ रही है तो उसको नजर आ रहा है एक नया एक तस्वीर। हम चाहेंगे कि उस तस्वीर को दिखाया जाए। ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं रातों रात। लालू नीतीश में एक बार फिर से खिचड़ी पक रही है। खेले की बिहार में शुरुआत हो गई है तो वहीं पर सहनी जो है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं और चिराग पासवान को कांग्रेस का साथ भी मिल रहा है। आखिरकार रातों रात में हम हर रोज वादे के अनुसार सुबह 7 बजे हाजिर होते हैं और आपके लिए ऐसी खबर लेकर आते हैं जिसका सीधा रिश्ता आपसे जुड़ता है, जिसका सीधा असर आप पर होता है। तो चलिए रातों रात में खबरों की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ हर रोज की तरह बाबा जुड़े हुए हैं, तो हम सीधा बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, लालू नीतीश में अब एक बार फिर से बिहार की राजनीति में खिचड़ी जो है वो पक रही है, खेला शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी बात नहीं है, चुनावी साल है और जब तक सीट शेयरिंग का समझौता दोनों खेमे में नहीं होता है तब तक आप देखिएगा विकास की ये चर्चाएं चलती रहेंगी। लालू नीतीश एक साथ आ रहे हैं, नीतीश कुमार को एनडीए में जगह नहीं मिल रही है, लालू प्रसाद को छोड़ करके फलाने भाग रहे हैं, कांग्रेस ने लालू प्रसाद को परेशान कर दिया। ये सारी बातें चलेंगी, लेकिन इसमें फैक्ट क्या है? तो इस फैक्ट की तरफ यदि आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। बात इसलिए जरूर है कि नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है, जो आगे हम खबरों में बताएंगे भी। बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं, 5-6 खबरें हैं जिसको लेकर के हम आज बैठे हैं। तो इस बीच में जो 24 घंटे के अंदर में अपडेट हुआ है बिहार की राजनीति में, उस अपडेट के हिसाब से ऐसा लगता है कि कुछ विशेष होने वाला है। और वो विशेष क्या होगा ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि लालू प्रसाद के उस बयान को लेकर के जिसमें उन्होंने कहा है कि 65,000 से ज्यादा, 65 लाख से ज्यादा, 65 लाख ही कहा है ना, 65,000।
उन्होंने बताया है कि 13 करोड़ 13.5 करोड़ लोगों के आबादी में अगर 65,000 लोग की मृत्यु होती है, हत्या होती है, तो निश्चित रूप से ये क्राइम ही है। और इसके अलावा एक और आपको बयान याद होगा जी कि सिर्फ यहीं से शुरुआत नहीं होती है, जब जब लालू प्रसाद का नाम आता है तो जंगल राज की बात होने लगती है। जी। अब नीतीश कुमार के पास इसका जवाब क्या है और नीतीश कुमार इस जवाब को किस परिप्रेक्ष्य में लेंगे, किस तरह से लेंगे? जी। क्योंकि नीतीश कुमार को यह फैसला लेना है कि वो आगे का चुनाव किस तरह से लड़ेंगे। जी बाबा। क्या वो मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए लड़ेंगे, अपनी पार्टी को बचाने के लिए लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पे लड़ेंगे कि अपनी शर्तों पे लड़ेंगे, या फिर ठीक है तो इतना बात तो तय है कि आप मान के चलिए कि कुछ तो बात जरूर है जिसकी पर्दादारी है, और ये पर्दा हम लास्ट में उठाएंगे। याद लेकिन पढ़ाइएगा हम। जी बिल्कुल उठाना है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। भाजपा की दिल्ली में हो रही है बड़ी डिजिटल बैठक, कहें 11 साल पूरा हुआ है, बड़ा मामला है बाबा भाजपा में, लेकिन बिहार में एनडीए को झटका लगा है इसमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी का ये एक रास्ता है जिसमें वो चीजों को अपने हिसाब से जोड़ करके देखती है। जी। कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल का जश्न मनाया, उस जश्न में सभी एनडीए के घटक दलों को शामिल होना चाहिए। जी। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बातें भी हो रही थी, तो इधर लगातार एनडीए के घटक दलों के साथ ही कोई कार्यक्रम होता था। आप देखते होइएगा कि अचानक से हम लोग को भी लगता था कि अरे इतने सारे नेता जदयू की तरफ कहाँ जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं क्या जदयू? तो मालूम होता था कि नहीं, ये एनडीए के लोग हैं, और वहां जाकर के मीटिंग करेंगे, उसके बाद मीडिया को संबोधित करेंगे। ये सिलसिला 3-4 महीने चला खूब बढ़िया से, पूरा ताकत दिखाया। इसके बाद आप जाइए तो प्रखंड स्तर पर कई वीडियोस हमारे पास भी आते थे, जिसकी हमने खबरें की है कि एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल के प्रवक्ता जाते थे और जाकर के अलग अलग क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करते थे। ये सिलसिला रुका है जी। और इतना ही नहीं रुका है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जश्न की तैयारी हो, 11 साल का उनका जश्न मनाया जा रहा हो, उनकी उपलब्धियां गिनाई जा रही हो, और तब नीतीश कुमार नहीं हो, अन्य दल के शीर्ष नेतृत्व के लोग नहीं हो, तो कहीं ना कहीं चिंता तो जरूर होती है। और जिनके बैसाखी पर मोदी चल रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें उस कड़ी को जोड़ लीजिए आप कि ये पूरी तरह से सोशल मीडिया जो है, वो ग्रुप जो है, ये 11 साल का जो जश्न मना रहा है, जिसका कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे जी। लेकिन इतना ही नहीं है, जेपी नड्डा की मौजूदगी के साथ बिहार में चुनाव है और बिहार से कुछ खास लोगों को बुलाया गया है। संयोग से मुझे भी जाना था जी, लेकिन थोड़ी मेरी तबीयत गड़बड़ाने के चलते मैं नहीं जा पाया। जाना मुझे भी था, मुझे भी निमंत्रण आया था उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ विशेष होना है। विशेष ये होना है कि बिहार की राजनीति पर जो हम लोग लगातार अपडेट्स दे रहे हैं और जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, उस विश्लेषण से जुड़े हुए कई ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे की रणनीति बनाएगी। और उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी का जो मोटिव नजर आ रहा है, वो साफ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यों को बिहार में भी एक एक व्यक्ति के पास माइक्रो लेवल पे पहुंचाया जाएगा। और उसके लिए कई तैयारियां हो रही हैं, और कुछ तैयारियां तो ऐसी है ना कि मैं बताऊंगा अंत में, लास्ट में वो भी बताऊंगा। तो उन तैयारियों को आप जब सुनेंगे तो बड़ा विस्फोट आपको नजर आएगा। इतना बड़ा विस्फोट होगा ना कि आप दांतों तले उंगली पकड़ लेंगे और कहेंगे कि वैसा इस तरह से भी होता है क्या। जी बाबा, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सहनी का मूड चेंज हो गया है। अब सहनी ने मोदी को बड़ा प्रस्ताव जो है भेज दिया है। देखिए, 2 लोगों की राजनीति को मैं अगर समझ पाया हूं तो 2 लोगों की राजनीति एक बेस लाइन पे टिकी हुई है। एक है मुकेश सहनी जिनको अपने समाज के लिए आरक्षण चाहिए, और एक है आईपी गुप्ता जिनको खोया हुआ आरक्षण प्राप्त करना है। इन 2 लोगों की जो मैं देख रहा हूं लगातार राजनीति का दशा और दिशा, तो अगर इनको इनका आरक्षण दे दिया जाए तो ये किसी के साथ भी जा सकते हैं, किसी गठबंधन के साथ जा सकते हैं, उसके लिए समझौता भी कर सकते हैं और कई देश पीछे भी हट सकते हैं। ये सारी बातें भी हैं। वो बात उन्होंने कही भी है। कल ही उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान इन बातों को कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री से कई बार इसके लिए आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कई बार मुझे आश्वासन दिया है। 2015 में आश्वासन दिया, 2019 में आश्वासन दिया, 2020 में आश्वासन दिया। अब उस आश्वासन का अंतिम हो गया है। अब अगर वो आरक्षण देते हैं तो मैं उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। यहां तक उन्होंने कह दिया है कि आरक्षण के लिए मैं करूंगा। यही बात आईपी गुप्ता भी कहते हैं।
आईपी गुप्ता भी अपने आरक्षण को लेकर के सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो हमारे आरक्षण को देगा, हमारे आरक्षण का समर्थन करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। तो निश्चित रूप से एक मन में जो चल रहा था कि मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे, यहाँ पर वो मेरी बात जो याद आती है बार बार, जो मैंने कहा था कि बगैर नीतीश एनडीए का अगर परिकल्पना होगा तो उसमें मुकेश सहनी मुझे नजर आ रहे हैं और आईपी गुप्ता भी नजर आ रहे हैं जी, क्योंकि दोनों एक ही नाव पे सवार हैं, दोनों को आरक्षण चाहिए और दोनों का आरक्षण देने का जो अधिकार है, जो पावर है, वो नरेंद्र मोदी के पास है जी। तो ऐसी स्थिति में आप ये बात समझ सकते हैं कि लगभग 20 से 40 लाख वोट आईपी गुप्ता का और करीब 10-12% वोट जो है मुकेश सहनी का, ये अगर भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाता है तो एक प्लस पॉइंट होगा। और इसके अलावे भी एक बड़ा स्टेक जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, अपने हिडन एजेंडा है, उसे डेढ़ने पर भी हम आएंगे। जी बाबा, अगली खबर है एनडीए घटक दल से ही जुड़ी हुई है, उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी हुई है। इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में है और दिल्ली में उन्होंने बड़ा खेला कर दिया है, बड़ा खेला, पहले तैयारी किया उसके बाद बड़ा खेला कर दिया है। एनडीए के तमाम जो नेता है, तमाम घटक दल है, वो भौचक्के हैं इस खेला को देखकर। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को जब जब अंडर एस्टिमेट किया गया है तब तक वो बाउंस बैक किया है जी। ये बात अलग है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के चूंकि उनके समाज के लोगों का ही दबाव रहता है, बहुत दबाव रहता है जी कि उपेंद्र कुशवाहा अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। इतने फोन कॉल्स आते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते जी। हर कोई अपने अपने हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा की विवेचना करता है, लेकिन वास्तविकता फैक्ट ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को ये लगने लगा है कि अब हमारे समाज में कई लोग चेहरा सामने लेकर के आने लगे हैं और हमारा समाज जो है एक नया चेहरा खोज रहा है। हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के का हाथ छटक करके किसी दूसरे को पकड़ ले। मैं कई लोगों की बात करूंगा उनके पार्टी में भी कई नेता हैं जो कुशवाहा समाज से आते हैं और उन्हें क्षमता है। इसके साथ साथ निशिकांत सिन्हा वाली बात जो आपने सुना होगा, निशिकांत सिन्हा लगातार कुशवाहा समाज के लिए काम भी कर रहे हैं और कुशवाहा समाज के लिए वो बार बार कहते भी हैं। अब जो 24 तारीख को वो करेंगे अब रैली बापू सभागार में, तो क्या फैसला करते हैं, किस तरह की बात करते हैं, ये तो मुझे नहीं पता है अभी तक। लेकिन एक बात मैंने देखा जरूर है कि निशिकांत सिन्हा जिस तरह से काम करते हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसकी कई ऐसी तस्वीरें और वीडियोस हमारे पास हैं जिसमें वो समाज के लिए, अपने समाज के लोगों के प्रति उनका समर्पण देखने को मिला है। इसका सीधा मतलब है कि यूथ भी हैं, उनके पास लंबा अनुभव भी है और आगे बड़ी लंबी राजनीति करनी है। उपेंद्र कुशवाहा टेस्ट एंड ट्रायल हो चुके हैं। अक्सर उपेंद्र कुशवाहा ने जो उनको मिला है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, ये बातें भी लोग कह रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आप कह दीजिए कि वो आयोग में अंगद कुशवाहा को मिल गया जगह तो इसका मतलब बहुत कुछ हो गया, ये सब छोटी बातें हैं। लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा स्थिर नहीं रह पाए उस तरह से बहुत कुछ हो, लेकिन जो काम उन्होंने किया है इस बार उस साफ लग रहा है कि जब सीट शेयरिंग के समझौते वाली बात सामने आई थी, जिसमें संपादक नमन मिश्रा जी ने दिल्ली से निकाल करके खबर लाई थी कि 100-130 7 और 6 का जो आंकड़ा तय हुआ था, उस आंकड़े को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी थी। उन्होंने कहा था कि हमें कमतर न आंका जाए। उन्होंने शाहबाद की भी चर्चा की, उन्होंने मगध की भी चर्चा की, उन्होंने 2024 की चर्चा भी की और 2015 वाली बात भी उन्होंने दोहराई कि 2015 में जितनी सीटें हमें मिली थी हमको उतनी सीटें चाहिए, यानी कि वो सीधी तौर पे अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन जो कल उन्होंने किया दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, संयोग से संपादक नमन मिश्रा जी भी थे, उनसे भी मेरी बात हुई, वहां उन्होंने बड़ा ट्विस्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी औकात बताई है। एक औकात तो 8 तारीख को उन्होंने बताया, अच्छी खासी रैली उन्होंने की, भीड़ अच्छा खासा था और इस भीड़ के लिए उन्होंने अपने लोगों को बधाई भी दिया। खास करके वहां आप समझ लीजिए कि मुजफ्फरपुर में ठाकुर धर्मेंद्र की बात कर लीजिए, रामेश्वर महतो की बात कर लीजिए, नरेंद्र कुमार की बात कर लीजिए, माधवानंद की बात कर लीजिए, ये वहां के लोकल नेता हैं और इन्होंने जो भीड़ जुटाया और जिस तरह से इन्होंने कैंपेन किया था, मैं बहुत लंबे समय से वॉच कर रहा हूं इन चीजों को। जब से प्रधानमंत्री गए हैं 24 तारीख को, 24 अप्रैल को बिहार दौरा से, उसके बाद उनकी जो मंथन शिविर चली, चिंतन शिविर, उस चिंतन शिविर के बाद जो कार्यक्रम बनाया गया कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, उस कार्यक्रम को लेकर के जिस तरह से ये 4-5 लोगों का नाम जो मैंने लिया है, इन लोगों ने अपने काम को किया। इसमें रामेश्वर महतो का बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और भी कई लोग हैं, लेकिन रामेश्वर महतो का बड़ा इसमें योगदान रहा, इसमें नरेंद्र कुमार का बड़ा योगदान रहा, ठाकुर धर्मेंद्र इसमें आपको अधिक नजर आ जाएंगे, सब नजर आ जाएंगे। इसके अलावा माधवानंद तो पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, उनका भी क्षेत्र पड़ता है इसी के अगल बगल में। तो मुजफ्फरपुर की रैली सफल हुई और उसके बाद जो एक बड़ा
कलवार वगैरह जो हैं उन जातियों के एक बड़े समूह को, जी, सैकड़ों की संख्या में बड़े नेता जो हैं उस समाज के, जो कि वैश्य समाज का ही एक हिस्सा है, जी, उसकी उपजातियां जो हैं उसको उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। और पार्टी ज्वाइन करके उन्होंने एक बड़ा झटका एक तरह से समझिए, क्योंकि ये वोटर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हुआ करते जी थे। बाबा। और ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा अपनी ताकत दिखाई है और ये बताया कि अभी भी लोगों को हम पर भरोसा है। जी, तो निश्चित रूप से देखने वाली बात ये होगी कि आगे वो इसको कैसे काउंट कर सकते हैं और इसको कैसे अपने पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में ला सकते हैं, ये बड़ी बात है। जी बाबा, चिराग पासवान से अगली खबर है। चिराग पासवान को पहले बिहार में पीके का साथ मिला था और अब कांग्रेस का साथ मिल रहा है, जबकि कांग्रेस महागठबंधन से आती है। देखिए, इस बार के चुनाव में चिराग पासवान बहुत कॉमन फैक्टर हैं जी, चाहे वो 2020 के चुनाव में उनको सीट एक ही आई हो, लेकिन उन्होंने जो किया वो 40 सीटों के हकदार थे। जी, जो 40 सीटें वो हराने बिल्कुल में सफल भूमिका निभाए। जी, वो 40 सीटें उनको आ भी सकती थी अगर वो किसी के साथ गठबंधन कर लिए हो। जी, लेकिन इस बात को लेकर के लगता था राष्ट्रीय जनता दल को भी, या चिराग पासवान ने जो जीत ठाना था कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपनी शक्ति अपने से दिखाएंगे, उन्होंने उसमें सफलता प्राप्त की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजनीति में आप सफल असफल नहीं होते हैं, राजनीति में आप प्रयास कितना करते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण भूमिका में उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया, जिसका नतीजा 2024 में 100% स्ट्राइक रेट देकर बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा हुआ कि पशुपति कुमार पारस शून्य है और ये शिखर है। तो शून्य और शिखर के बीच में जो डिफरेंसेस हुआ उसने चिराग पासवान को एक बार फिर से एक बड़े नेता के रूप में और एनर्जेटिक नेता के रूप में प्रस्तुत किया। उसके बाद उन्होंने जो आरा में एक ऐसा समझिए कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ऊसर खेत में उन्होंने जुताई बुआई शुरू की है कि यहाँ हम फसल लहलहा के दिखाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज। बिल्कुल बाबा। तो निश्चित रूप से जब भी आप कोई खबर करने बैठिएगा, बिहार की राजनीति की चर्चा जब भी कीजिएगा तो आपको स्वाभाविक रूप से चिराग पासवान का नाम लेना होगा। और यही कारण है कि सभी को पता है कि चिराग पासवान वो फैक्टर हैं कि अगर वो एनडीए गठबंधन में हैं तो एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर एनडीए गठबंधन में नहीं है तो क्लीन स्वीप है। कल की बात आपने सुनी, कल भी ये बात कही गई थी, आपको याद है ना, मुकेश सहनी के ही बिल्कुल बाबा, बिल्कुल पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, डॉक्टर सुनील सिंह ने, जो काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और अन्यथा में कुछ नहीं बोलते हैं, वो बड़ा कैलकुलेट करके कोई बात बोलते हैं। उन्होंने कल भी हमने बताया था कि उन्होंने साफ कहा कि अगर चिराग पासवान उधर हैं और उनको अगर आगे बढ़ा करके सामने रख दिया जाए तो फिर क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा तेजस्वी यादव के ऊपर कि मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव बहुत मजबूत हैं और इस बार एनडीए गठबंधन यदि नीतीश कुमार को सामने रख करके चुनाव लड़ती है तो मामला कहीं ना कहीं पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान जिस तरह से अनाउंसमेंट किए कि मैं 243 सीटों पे लड़ूंगा, ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था। और अगर ऐसा चिराग पासवान करते हैं तो निश्चित रूप से आप समझिएगा कि चिराग पासवान ही फ्रेम में होंगे। ऐसे में प्रशांत किशोर ने तो चिराग पासवान की बात कही ही, लेकिन इसके साथ साथ अब कांग्रेस भी ये बात मानती है और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि 2014 से जब चिराग पासवान ने फैसला लिया है कि वो यूपीए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। 14 में इन्होंने ये फैसला लिया था। रामविलास पासवान नहीं चाहते थे कि वो फिर से एनडीए के साथ जाएं, लेकिन इन्होंने वक्त को की नजाकत को पढ़ा, बिहार विकास को देखा और ये समझा कि हमारे बिहार को कितना आगे बढ़ाया जा सकता है इस सरकार के साथ, इसके साथ रह करके वो उन्होंने अपनाया और आज तक विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा है। जब जब एनडीए को जरूरत पड़ी तो उसने यूज किया है। इसको लेकर के कांग्रेस निश्चित रूप से ये चाहती होगी और कांग्रेस जानती भी है कि अगर चिराग पासवान हैं तो चिराग पासवान को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, ग्रेस मिलेगा। चिराग को हर कोई चाहता है कि मेरे खेमे में आ जाए। चलिए बाबा, अगली खबर बोनस खबर है। अरुण भारती का ट्वीट, मोदी नीतीश को 3 करोड़ वोट बटोरने की होड़। देखिए, आज मेरे पास बोनस खबर में बहुत सारी बात है। पहले तो मैं उन बातों को कह दूं जिन बातों की मैंने शुरुआत की थी। आपने कहा था कि कौन सी खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी वही पक रही है। पूरे विपक्ष में आप देख लीजिएगा तो एक ही आदमी की चर्चा हो रही है और वो है चिराग पासवान। नीतीश की कोई चर्चा नहीं हो रही। नीतीश से कोई लड़ाई कोई मानता ही नहीं है। नीतीश कुमार को बीमार घोषित कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नहीं सरकार चला रहे हैं। कभी कभी आपने कोई फिल्म देखा होगा, जिस फिल्म में आपने देखा भी होगा कि नेता जो है
अंतिम सांस भी ले रहा है, बेड पर पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में है, कोमा में है, लेकिन तब भी ये उसको जीवित रखा जाता है जी, और सरकार चलाया जाता है किसी और के माध्यम से, और जितने फैसले हैं वो अपने हिसाब से लिए जाते हैं। ये फैसला देखने को मिला। लालू प्रसाद ने जो नीतीश कुमार पर ये हमला किया है उसकी चर्चा भी हमने कर दी। बढ़ते अपराध इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि अरुण भारती ने जो ट्वीट किया है वो साफ साफ लग रहा है कि चिराग पासवान की जो बादशाहत है वो बरकरार है। उन्होंने साफ तरीके से इस ट्वीट के माध्यम से कहा है कि जिन लोग को हमारे इस सफल कार्यक्रम के बाद चिंता हो रही है, तकलीफ हो रही है, उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम इतना सफल नहीं हो पाते। बिल्कुल। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए वाली बात वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता रहे हैं कि अरुण भारती के ट्वीट के बाद 3 करोड़ वोट की बात आपने की। ये 3 करोड़ वोट की होड़ जो है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में लग गई। मैं बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम एक लाइन पे जो चल रही है वो लाइन है कि नीतीश कुमार के बिना हम बिहार में किस तरह से सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल। और इस रास्ते में जब वो आगे बढ़ रही है तो उसको नजर आ रहा है एक नया एक तस्वीर। हम चाहेंगे कि उस तस्वीर को दिखाया जाए। ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की है जो इस 3 करोड़ वोट को बटोरने में लगे हुए हैं। ये 3 करोड़ वोट कौन है? मैंने अपने संपूर्ण भारत के संपादकीय में भी लिखा था कि ये वो 3 करोड़ वोट हैं जो बिहार से पलायन करके अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं पूरे देश भर में। इन लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ने का और इन लोगों से संपर्क करने का एक नया तरीका है, नया जो शगुफा है वो शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और बिहार सहित देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग को जोड़ करके उनका डाटा तैयार करके और उनको बिहार आने की बात कही जा रही है चुनाव के समय में। क्योंकि आप देख लीजिएगा चुनाव छठ के समय में होगा, 2-4 दिन आगे पीछे बिहार में चुनाव होगा, 1 या 2 चरण में चुनाव कराया जाएगा क्योंकि एक बार में ही सारा सब कुछ सलट लिया जाए और एक ही दिमाग से हो। क्योंकि बार बार जब कई चरण में होते हैं तो उससे होता क्या है कि दिमाग डाइवर्ट होता है। उसको वोट मिला है कि नहीं मिला, उसको मिला कि नहीं, जो उसके विश्लेषण होने लगते हैं तो ये पता चलने लगता है कि क्या हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है 1 से 2 चरण में इस पूरे चुनाव को एक गंगा के इस पार गंगा के उस पार 2 चुनाव करा लिया जाए और पूरा मामला खत्म। इससे शक्ति का भी संचय होगा, आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी और एक बार में सब कुछ कर लिया जाएगा। इसको लेकर के जो अप्रवासी बिहारियों को बिहार लाने की कोशिश की जा रही है उसमें 3 करोड़ लोगों का टारगेट रखा गया है। 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोगों को कंफर्म बिहार लाने की तैयारी शुरू कर रही है। इस 1.5 करोड़ में से अगर 20 से 30% भी वोट कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी की गोटी लाल हो जाती है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो वोटों का अंतर था, सीटों का अंतर था मात्र 1 सीट का नंबर 1 बनने में था। और बाकी की चीजें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल से थोड़ी ही कम वोट मिले थे। करीब अंतर जो जीत हार का था, एक तरफ आप देखिएगा तो तेजस्वी यादव मात्र 10-12 हजार वोटों से मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं पहुंच पाए थे और भारतीय जनता पार्टी 80 हजार से ऊपर वोट लेके आई थी। तो निश्चित रूप से आप एक बात समझ लीजिए कि अगर इन वोटों में से आ जाता है तो 30 लाख के आसपास वोट होते हैं। अगर 20% भी वोट आता है तो 30 लाख के आसपास 1.5 करोड़ लोगों में से वोट आते हैं। और ये अगर आ जाता है 20 लाख वोट तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में सरकार बनाने में कोई दिक्कत होगी क्या। इस एंगल पर काम कर रहा है और नीतीश को इसी बात का डर है अगर ये आ जाते हैं तो क्या करेंगे। लेकिन इसमें भी बड़ा एक ट्विस्ट है। मैंने खबरों में बताया भी था कि मुझसे फोन पर कई लोगों ने बात किया मेरी इस खबर के बाद कि बाबा आपने ये तो कह दिया है कि 3 करोड़ लोगों को, वास्तव में हम लोगों के साथ संपर्क किया गया है, हमारा पूरा डाटा लिया गया है, हम वोटर हैं कि नहीं है, ये सारी बातें हमसे पूछी गई है, हमारा फोन नंबर लिया गया है, हमसे कांटेक्ट करने की बात की जा रही है, हमसे बिहार का अस्मिता जगाया जा रहा है, बिहारी होने का हमें भान दिलाया जा रहा है। लेकिन हम यहाँ जो आकर के काम कर रहे हैं इसका जिम्मेवार कौन है? निश्चित रूप से वो सरकार है। तो हम चाहते हैं सरकार बदलना। अब आप समझ लीजिए कि इसके दांव उल्टा भी पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपने जो वोटर हैं महिला वोटरों को अपने तरफ पक्ष में करना चाह रहे हैं और महिला वोटर को पक्ष में करने का नीतीश कुमार के पास आप बताइए 35% महिलाएं जो पुलिस विभाग में काम करती हैं वो उनकी अपनी है। इसके अलावा कई लोगों को इस उम्मीद है कि वो आगे भी नीतीश कुमार से फायदा लेंगे।
50% पंचायत और वार्ड की जो महिलाएं हैं वो उनके साथ हैं, जीविका दीदियां उनके साथ हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ला करके वोट कराना चाहती है, जिसमें कंफर्म नहीं है कि देगा कि नहीं देगा, लेकिन नीतीश कुमार की जो ये हिडन वोटर है, महिला वोटर, ये 50% यानी कि 14 करोड़ अगर आबादी हमारी है तो 6.5 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं। तो 6.5 करोड़ महिलाओं में से अगर वोटिंग करती हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। और नीतीश कुमार का ये हिडन वोटर ही 15% पर उनको टिका के रखा है, जिसमें सीटें भले ही घटती बढ़ती हो लेकिन 15% वोट उनका घटता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं काम चल रहा है। इसके बाद एक और मेरे पास हिडन खबर है कि 12 तारीख को जो महागठबंधन की बैठक होने वाली है, उस बैठक से पहले भारतीय जनता कांग्रेस ने विद्रोह कर दिया है और वो सड़कों पे होगी। इस खबर पर हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन ये खबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 12 तारीख को एक तरफ मीटिंग और दूसरी तरफ कांग्रेस सड़क पे आकर के हल्ला बोलेगी। अब आप देखिएगा कि इस पर क्या होता है। चलिए, तो रातों रात देख रहे थे आप, जहां पर खबरों को हम आपको विस्तार से बता रहे थे। और एक खबर ऐसी कि बिहार की राजनीति में इसकी हलचल कम से कम तो चुनाव तक देखने को ही मिलेगा। एक तरफ जब महागठबंधन की 12 जून को बैठक होगी तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और हल्ला बोल करेगी, मोर्चा खोलेगी। वैसे में उस दिन की भी पल पल की खबर और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई छोटी सी बड़ी खबर हम आपको लगातार भारत लाइव के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।